हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे एक सुदृढ़ इमारत को बनाने के लिए पक्की नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक बच्चे के भविष्य निर्माण में शिक्षक मजबूत नींव की भूमिका का निर्वहन करते हैं और छात्र का उज्जवल भविष्य राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां तालमेल खाती हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। असल में एक आदर्श शिक्षक ही भारत का भाग्य विधाता है और ये पंक्तियां भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर सटीक बैठती हैं। शिक्षण के प्रति उनके प्रेम व लगाव के कारण ही उनके जन्मदिवस को पूरे भारत में सन 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर से ठीक एक माह बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम एक भाषण तैयार कर सकते हैं, कैसे हम अपने भाषण को रोचक और शिक्षाप्रद बना सकते हैं। भाषण तैयार करने से पहले उसके मुख्य पहलुओं को जानते हैं। आइए इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे आपको पनीर की सब्जी बनानी है तो उसके लिए आपको विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार भाषण को तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत होती है उनमें प्रमुख है सुविचार। सुविचार यानी कोटेशन। जैसा मैंने कहा, भाषण के लिए सुविचार या कोटेशन जरूरी होता है। यहां मैं आपको कुछ चुनिंदा कोटेशन बताऊंगी जो आप अपने भाषण में प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, भाषण के लिए सुविचार या कोटेशन जरूरी है। यहां मैं आपको कुछ चुनिंदा कोटेशन बताऊंगी जो आप अपने भाषण में प्रयोग कर सकते हैं। पहला कोटेशन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश इनके बराबर और पर ब्रह्म के बराबर मानकर उनके चरणों में प्रणाम किया गया है। इसी क्रम में आगे जब तुलसीदास जी रामायण लिखने जा रहे थे तो उन्होंने श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में ये दोहा अर्पित किया था और उनसे अनुरोध किया था कि मुझे मेरे इस कार्य में सफल बनाएं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वही हमें सन्मार्ग दिखाने वाला है। कुछ और सुविचार हम लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर। अगला है, अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि हम इसे स्वयं अनुभव ना करें। अनुभव को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक शिक्षक के रूप में बताते हैं।
उनका मानना है कि जो भी शिक्षा हमें हमारे अनुभव से मिलती है और जो कुछ हम अपने अनुभव से सीखते हैं, वो हम तब तक हम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे स्वयं ना जान लें। उच्च शिक्षा के विषय में उनके विचार इस प्रकार हैं। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। अगला विचार भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही है, जिसमें वे कहते हैं, किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों को हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में उनके विचार क्या हैं। उनका मानना है, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा विचार है उनका, कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचारों की आजादी प्राप्त न हो। कितनी सटीक बात है। आजादी तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त ना कर सकें। कबीरदास जी के कुछ दोहे मैंने इसमें लिए हैं। पहला दोहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को अवर्णनीय बताया है। उन्होंने बताया है कि गुरु का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करि लये महंत। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु को उस पारस की भांति बताया है जो कि हर किसी को छूने भर से कंचन कर देता है। अगला दोहा है, यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने इस तन को बिस की उस बेलरी की भांति बताया है। बेलरी मतलब बेल की भांति बताया है, और गुरु को अमृत की खान कहा है। आगे वे इसमें कहते हैं कि शीस देकर भी अगर हमें गुरु मिलता है तो भी ये बहुत सस्ता सौदा है, ये कर लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में बसते हैं। शिक्षक ही सफल राष्ट्र का निर्माण करता है। उक्त वाक्य जो चाणक्य द्वारा कहा गया है, यह उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया है। आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक विचार लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। हमें ज्ञान में अगर कभी भी हम निवेश करेंगे तो उससे हमें कभी भी कोई हानि नहीं होगी, वह सबसे उत्तम लाभ ही होगा, उत्तम निवेश माना जाएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा के पूर्ण विकास से। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर, मन व आत्मा का विकास करे, यानी हमारे सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए शिक्षा। इसलिए वे शिक्षा नीति को बदलना भी चाहते थे। भाषण का जो अगला पहलू है वह है इतिहास। इतिहास
इतिहास कुछ मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ और आगे उदाहरण से भी समझाऊंगी। अगला पहलू है उस व्यक्ति या समारोह विशेष के बारे में रोचक तथा शिक्षाप्रद कहानियां बताएं। अपना विचार और निष्कर्ष। इसी क्रम में रोचक जानकारी व शिक्षाप्रद बातें कही जा सकती हैं जो भाषण को महत्वपूर्ण बना देती हैं। इनमें हम सुविचारों की सहायता भी ले सकते हैं। वर्तमान समय से इसे संबंधित करना ना भूलें, इससे आपका भाषण पूर्ण रूप से शिक्षाप्रद होगा। और अंत में इस समारोह का महत्व समझाते हुए किसी सुविचार के साथ ही अपने भाषण को खत्म करें और सभी को धन्यवाद देना ना भूलें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, आचार्यगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूजा आप सभी के सामने शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि सारी धरती को मैं कागज बना लूं और फिर संपूर्ण वनों की लेखनी यानी कलम बना लूं, फिर सातों समुद्र के जल की स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु का गुणगान लिखने में असमर्थ हूं। अर्थात गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षण के प्रति प्रेम व लगाव के कारण उनके जन्मदिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 1962 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के विषय में कुछ तथ्य साझा करना चाहती हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण एक योग्य कुलपति की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को कुलपति पद के लिए आमंत्रित किया। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑक्सफोर्ड और कोलकाता विश्वविद्यालय में कार्यरत होने के कारण मालवीय जी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। जी ने उनसे हर महीने के अंतिम सप्ताह में बीएचयू को अपनी सेवा देने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव को डॉक्टर एस राधाकृष्णन अस्वीकार न कर सके और उन्हें बीएचयू का कुलपति बना दिया गया। आगे इन्हीं के निर्देशन में प्रौद्योगिकी कॉलेज का गठन हुआ। उनके इस कदम से उनकी दूरदर्शिता का आभास होता है। राधाकृष्णन जब बीएचयू के कुलपति थे, उस दौरान ब्रिटिश गवर्नर सर मॉरिस हैलेट विश्वविद्यालय परिसर को युद्ध अस्पताल में बदलना चाहते थे, जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब देने का तरीका था। राधाकृष्णन ने हैलेट के इस विचार का कड़ा विरोध किया, जिस कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक दी गई। राधाकृष्णन ने इस विषम परिस्थिति में भी धन एकत्रित कर विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया। यह न केवल उनके देश प्रेम अपितु शिक्षा के प्रति एक विशेष लगाव को दर्शाता है।
उनका यह विचार, कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचारों की आज़ादी प्राप्त न हो, इस संदर्भ में सटीक बैठता है। उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा और सुनाना चाहूंगी। जब वे राष्ट्रपति थे तब हफ्ते में 2 दिन उनसे कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता था। ये उनकी सादगी को दर्शाता है। आज भी हमारे समाज में बहुत से वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित हैं। इसका अनुमान भारत की 74% साक्षरता दर से लगाया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इस दिशा में वरदान साबित हो सकता है तथा भारत सरकार को भी नई शिक्षा नीति और सरकारी खर्च की बढ़ोतरी कर इस दिशा में सहयोग करना चाहिए। इस समारोह में अपने भाषण के माध्यम से मैंने अपने विचारों को आप सभी के सम्मुख रखा है। ये समारोह हमारी बौद्धिक और तार्किक शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन उचित लगता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा के पूर्ण विकास से। मुझे इतने प्रेम व धैर्य से सुनने के लिए आपका आभार। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आप सभी को निबंध लेखन की रूपरेखा बताने जा रही हूँ। शिक्षक दिवस पर निबंध लेखन की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, इसमें शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस होता है, कोई सुविचार और उसकी व्याख्या से शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षक का महत्व। हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है, हमारा पहला शिक्षक कौन है आदि हम इसमें समझा सकते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था और आधुनिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो गया है, इसको हम इस टॉपिक में समझा सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां और किस्से भी हम लिख सकते हैं। उपसंहार, क्या शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए है, शिक्षा का रूप कितना बदल चुका है, ये सब हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। जीवन में आपका कोई भी गुरु हो जिससे आपने थोड़ा सा ही क्यों ना सीखा हो, उसके प्रति सद्भाव रखें और इज्जत दें। मैं जाते जाते आप लोगों को एक प्रश्न के साथ छोड़ के जा रही हूं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी और प्रथम शिक्षक कौन थे? कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे इतने प्रेम और धैर्य से सुनने के लिए आपका आभार। धन्यवाद।